भारत की शिक्षा व्यवस्था एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। हम सब 10+2 सिस्टम में पढ़कर बड़े हुए हैं। बिल्कुल। मतलब 10 साल की एक लंबी दौड़, फिर 2 साल का स्प्रिंट और बस कॉलेज। लेकिन अब वो सिस्टम, वो पूरा ढांचा अब इतिहास बन चुका है। हाँ, और उसकी जगह सरकार ने शिक्षा का एक बिल्कुल नया नक्शा तैयार किया है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या एनईपी कहते हैं। और आज हम इसी नए नक्शे की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, ये सोचने के तरीके को, सिखाने के तरीके को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। हमारे पास इस पर बात करने के लिए कई अहम दस्तावेज भी हैं। हाँ, हमारे पास खुद एनईपी 2020 की गाइडलाइंस हैं, 2023 का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ है, और सबसे जरूरी परख की 2024 की ताज़ा रिपोर्ट। हाँ, जो हमें जमीनी हकीकत का पहला आईना दिखाती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन एक गाइड की तरह काम करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीटीईटी, यूपीटेट या दूसरी टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हम पॉलिसी के पन्नों से निकलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया नक्शा हमें सही मंजिल तक ले भी जा रहा है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसके बारे में लगभग सबने सुना है। 10+2 की जगह 5+3+3+4। ये सिर्फ नंबरों का हेर फेर तो नहीं लगता। आखिर 10+2 सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी जिसे ठीक करने के लिए इतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ गई? आपने बहुत सही सवाल पूछा। 10+2 की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि वो बहुत ज्यादा एग्जाम सेंट्रिक था। मतलब सिर्फ परीक्षा पास करने पर जोर। हाँ, पूरी पढ़ाई का एक ही मकसद लगता था, 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास करना। और इसके चक्कर में 3 से 8 साल की उम्र, जो दिमाग के विकास के लिए सबसे जरूरी होती है, वो तो सिस्टम से बाहर ही थी एक तरह से। बिल्कुल, उसे प्री स्कूल कहकर छोड़ दिया जाता था। 5+3+3+4 का ढांचा इसी सोच को पलटता है। ये बच्चों के दिमागी विकास के अलग अलग चरणों को पहचानता है और उसी के हिसाब से सीखने का माहौल बनाता है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। ये जो पहला 5 है, ये फाउंडेशनल स्टेज है ना? हाँ, ये 5 इयर्स मतलब 3 से 8 साल की उम्र बच्चे की शिक्षा की नींव है। इसमें 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के हैं और फिर क्लास 1 और 2 शामिल हैं। और यहाँ कोई भारी भरकम किताबें या परीक्षाएं नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा जोर खेल, कहानियों, संगीत और एक्टिविटी आधारित सीखने पर है। मकसद है बच्चे को स्कूल से प्यार हो जाए, रटने का डर ना बैठे। एनसीएफ 2023 इसी प्ले बेस्ड लर्निंग पर बहुत जोर देता है। ठीक है, यानी सीखने की एक मजबूत जमीन तैयार करना। इसके बाद आता है अगला 3, मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3 से 5 तक। बिल्कुल, 8 से 11 साल की उम्र में बच्चे थोड़ा औपचारिक तरीके से सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ खेल के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, गणित, पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय शुरू होते हैं। लेकिन सिखाने का तरीका अभी भी लेक्चर वाला नहीं है? नहीं, तरीका अभी भी खोजबीन और बातचीत पर आधारित है, ना कि सिर्फ लेक्चर पर। और फिर आता है मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8 तक। यहाँ से चीजें थोड़ी गंभीर होने लगती हैं, है ना? मैंने सुना है कि कोडिंग और वोकेशनल स्किल्स यहीं से शुरू हो रहे हैं। हाँ, 11 से 14 साल की उम्र में बच्चे अमूर्त विचारों को, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं। तो यहाँ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को गहराई से पढ़ाया जाता है। और जैसा आपने कहा, यहीं से भविष्य के स्किल्स की तैयारी शुरू होती है। कोडिंग भी क्लास 6 से? हाँ, कोडिंग सिखाई जाती है और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी, ताकि बच्चे किताबी ज्ञान के अलावा हाथ का हुनर भी सीखें। और आखिर में आता है सेकेंडरी स्टेज, 4 साल का, क्लास 9 से 12 तक। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की दीवारें गिरा दी गई हैं। मतलब मैं फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। या अकाउंट्स के साथ पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल, यही इस नीति की सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। ये छात्रों को अपनी रुचि और प्रतिभा के हिसाब से अपना रास्ता बनाने की आज़ादी देती है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ आज़ादी देना? नहीं, इसका मकसद मल्टी डिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा देना है, ताकि एक साइंटिस्ट में एक कलाकार की रचनात्मकता भी हो और एक इतिहासकार में डेटा को समझने की क्षमता भी। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल सिस्टम। लेकिन ये सिर्फ क्लासरूम के स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़े सिद्धांत भी हैं। एक तो ये हो गया विषयों के बीच की दीवारों को तोड़ना। दूसरा बड़ा सिद्धांत है भाषा का महत्व। हाँ, और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। नीति में जोर दिया गया है कि कम से कम क्लास 5 तक और अगर मुमकिन हो तो क्लास 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का विज्ञान साफ है। बच्चे उस भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं जिसमें वे सोचते और बात करते हैं। इससे उनकी शुरुआती समझ बहुत गहरी और मजबूत होती है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इससे आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगी?
मान लीजिए एक बच्चा क्लास 8 तक अपनी स्थानीय भाषा में विज्ञान और गणित पढ़ता है, तो क्या उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं या हायर एजुकेशन में अचानक अंग्रेजी में स्विच करने में दिक्कत नहीं आएगी? ये एक प्रैक्टिकल चिंता है। ये एक जायज चिंता है और नीति इस पर ध्यान देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को पढ़ाया नहीं जाएगा। अंग्रेजी एक विषय के रूप में शुरू से ही पढ़ाई जाएगी। अच्छा। माल हो जिससे नींव मजबूत बने। एक बार जब क्या समझ आ जाता है तो उसे किसी भी भाषा में कैसे कहना है ये सीखना आसान हो जाता है। सीबीएसई ने भी अपने स्कूलों को 22 भारतीय भाषाओं को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने का विकल्प देने की सलाह दी है। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ठीक है, संतुलन। एक और दिलचस्प चीज जो मैंने पढ़ी वो है 10 दिन का बैगलेस पीरियड क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए। ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला आइडिया है या इसका कोई गहरा मकसद है? नहीं, इसका मकसद बहुत गहरा है। ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का एक शानदार उदाहरण है। इन दिनों में बच्चे स्कूल तो आएंगे, लेकिन बिना बस्ते के। तो करेंगे क्या? वे स्थानीय कारीगरों जैसे बढ़ई, कुम्हार, माली या किसी मैकेनिक के साथ काम करेंगे और कोई हुनर सीखेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ स्किल सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को श्रम की गरिमा सिखाना है। उन्हें यह समझाना है कि हर काम महत्वपूर्ण है और ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। ये तो कमाल का आइडिया है। तो हमने देख लिया कि नया नक्शा मतलब एनईपी कितना महत्वाकांक्षी और शानदार है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जमीन पर काम कर रहा है? और यहीं पर परख की भूमिका आती है। ये क्या है और इसने हमें क्या बताया है? परख यानी पारख एनईपी के तहत बनाया गया एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बाप रे, काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए एक जैसे मानक और नियम बनाना, ताकि छात्रों का मूल्यांकन रटने की क्षमता पर नहीं बल्कि उनकी समझ और योग्यता पर हो। ये एक तरह से देश की शिक्षा का हेल्थ चेकअप करने वाली बॉडी है। और 2024 में इसने अपना पहला बड़ा हेल्थ चेकअप किया है ना? एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण। हाँ, जिसमें क्लास 3, 6 और 9 के 21 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। और इसके नतीजे कह सकते हैं कि काफी आंखें खोलने वाले हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट में एक पैटर्न बहुत साफ नजर आता है। लगभग हर लेवल पर बच्चों ने भाषा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, गणित में प्रदर्शन लगातार गिरता जाता है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्लास 3 में भाषा में औसत स्कोर 64% था और गणित में 60%। यहाँ तक ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। लेकिन क्लास 6 में आते आते ये खाई बढ़ने लगती है। भाषा में स्कोर गिरकर 57% हो जाता है, जो ठीक है, लेकिन गणित में स्कोर लुढ़ककर सिर्फ 40% रह जाता है। 46%। ये एक बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी। और क्लास 9 में तो हालत और भी चिंताजनक हो जाती है। भाषा में स्कोर 54% है, जो फिर भी ठीक है, लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में ये सिर्फ 40% है, और गणित में सबसे कम केवल 37%। 37%? क्लास 9 के बच्चे का गणित में 37% स्कोर करना, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये सिर्फ एक विषय का आंकड़ा नहीं है, ये हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए एक चेतावनी की घंटी है। मैं यही सोच रहा था। एक तरफ हम ऐसी नीति की बात कर रहे हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर सबसे ज्यादा जोर देती है। और दूसरी तरफ रिपोर्ट बता रही है कि हमारी नींव ही गणित में सबसे कमजोर है। ये विरोधाभास क्यों? क्या नीति कागज पर अच्छी है पर क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रही? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हो सकता है कि हम एक मुश्किल भरे ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। दशकों से भारत में गणित रटकर फॉर्मूलों के आधार पर पढ़ाया जाता रहा है। सही कहा। एनईपी और एनसीएफ कहते हैं कि गणित को कंसेप्चुअली पढ़ाया जाए, मतलब उसकी अवधारणा को समझाकर। इस बदलाव के लिए शिक्षकों को बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग की जरूरत है। हो सकता है कि नीति तो बदल गई, लेकिन पढ़ाने का तरीका, वो जो पेडागॉजी है, वो अभी नहीं बदली है। ये नतीजे शायद इसी गैप को दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर। क्लास 3 में ग्रामीण बच्चे थोड़ा सा आगे थे। हाँ, मामूली सा। लेकिन क्लास 6 और 9 में शहरी बच्चों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि शुरुआती प्राइमरी स्तर पर ग्रामीण स्कूलों में माहौल अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होती जाती है, जैसे बेहतर लैब, लाइब्रेरी, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, स्पेशलिस्ट टीचर, वहाँ ग्रामीण स्कूल पिछड़ने लगते हैं। ये संसाधनों की कमी की तरफ भी इशारा करता है।
तो ये सब जानने के बाद अब क्लासरूम में बैठे छात्र और शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले परीक्षा की बात करते हैं, जिसका तनाव हर किसी को होता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है योग्यता आधारित प्रश्नों पर जोर, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में अब लगभग 50% सवाल इसी तरह के होते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। एक पारंपरिक सवाल और एक योग्यता आधारित सवाल में क्या फर्क है? कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। एक पारंपरिक सवाल होगा, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। ठीक है, जिसका जवाब रटा जा सकता है। हाँ। लेकिन एक योग्यता आधारित सवाल होगा। आपको 3 एक जैसे पौधे दिए गए हैं। पौधे ए को धूप में रखा गया है, पौधे बी को अंधेरे कमरे में और पौधे सी को धूप में लेकिन एक प्लास्टिक बैग से ढककर। 1 हफ्ते बाद तीनों पौधों का क्या होगा? अपने जवाब के पीछे के वैज्ञानिक कारण बताइए। वाह, देखा आपने। दूसरा सवाल आपकी रटने की क्षमता नहीं, बल्कि आपकी समझ, विश्लेषण और ज्ञान को लागू करने की क्षमता को परखता है। बिल्कुल। और ये टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उनसे भी क्लास में इसी तरह पढ़ाने की उम्मीद की जाएगी। हाँ, उनसे ऐसे ही सवाल बनाने की उम्मीद होगी। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम करने के लिए भी कुछ किया गया है। मैंने साल में 2 बार परीक्षा के बारे में सुना है। हाँ, छात्रों को अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा और वे दोनों में से बेहतर स्कोर को चुन सकते हैं। इसका मकसद एक ही परीक्षा के हाई स्टेक्स प्रेशर को कम करना है। क्या उनके लिए भी कुछ सोचा गया है? बिल्कुल। शिक्षकों को इन नए तरीकों से लैस करने के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की अनिवार्य कर दी गई है। 50 घंटे हर साल? हाँ, ये ट्रेनिंग उन्हें नई शिक्षण विधियों जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड या स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग को क्लास में इस्तेमाल करना सिखाएगी। ये ट्रेनिंग सीधे तौर पर परख रिपोर्ट में दिखी कमियों को दूर करने का एक जरिया है। और रिपोर्ट कार्ड? मैं उस एक कागज के टुकड़े के दबाव के बारे में सोच रहा हूं जिसने हमारी पूरी जिंदगी तय कर दी। सुना है अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आ रहा है। हाँ, HPC। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर थोड़ा अस्पष्ट भी है। क्या इसमें नंबर नहीं होंगे? ये असल में दिखेगा कैसा? इसमें नंबर होंगे, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं होंगे। ये एक 360 डिग्री मूल्यांकन होगा। इसमें शिक्षक के मूल्यांकन के साथ साथ छात्र खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, मतलब पेयर रिव्यू भी होगा। हाँ, इसमें सिर्फ विषयों के मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि छात्र के कौशल, उसकी रचनात्मकता, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता और दूसरे पहलुओं पर भी फीडबैक होगा। ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होगी जो छात्र की पूरी पर्सनालिटी को दिखाएगी, न कि सिर्फ उसके रटने की क्षमता को। तो कुल मिलाकर भारत की शिक्षा नीति एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव के रास्ते पर है। 5+3+3+4 का नया ढांचा, मातृभाषा पर जोर, विषयों को चुनने की आजादी और कौशल आधारित शिक्षा। ये सब एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का वादा करते हैं जो सोचना और समझना जानती हो, सिर्फ याद करना नहीं। लेकिन परख की रिपोर्ट हमें एक रियलिटी चेक देती है। वो हमें याद दिलाती है कि एक बेहतरीन नक्शा बना लेना ही काफी नहीं होता, उस पर चलना ज्यादा मुश्किल है। नीतियां बना देना एक बात है और उन्हें देश के लाखों क्लासरूम तक सही तरीके से पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। और गणित जैसे जरूरी विषय में सीखने का स्तर, वो एक बड़ी चुनौती है। हाँ, नीति ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन हमें उन जगहों को पहचानना होगा जहां अभी भी पुल बनाने की जरूरत है। और शायद यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा सार है। इस सोचकर इस चर्चा को खत्म करते हैं कि परख रिपोर्ट ने जो सीखने की कमियां उजागर की हैं, उन्हें दूर करने के लिए सिर्फ नीति के स्तर पर नहीं, बल्कि क्लासरूम के अंदर किस तरह के नए और इनोवेटिव तरीकों की जरूरत होगी। नई नीति सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज न रहकर हर बच्चे की हकीकत कैसे बनेगी, ये इस सवाल के जवाब पर ही निर्भर करेगा।